नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर देखेंगे क्राउन का बिहार एसआई के लिए महत्वपूर्ण सेट नंबर 3। इससे पहले 2 सेट हम लोगों ने देखा है, उसी क्रम में आज हम लोग अगला सेट देखेंगे पूरे विस्तार के साथ। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। ये क्राउन का सेट है, एसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, न्याय दर्शन के संपादक थे। तो हम लोग जानते हैं न्याय दर्शन के संपादक कौन थे? गौतम। ऑप्शन नंबर सी गौतम। भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक है न्याय दर्शन, जिनके संस्थापक और जिनके प्रवर्तक थे गौतम। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो ये किस धर्म से? तो ये जैन धर्म से, यानी जैत मत। ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के उप संप्रदायों में से स्नातकवासी या ढूढ़िया प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। चंद्रगुप्त का उपनाम क्या है? सेंड्रोकोटस। वहीं बिंदुसार को अमित्र घास के नाम से जानते हैं। अशोक को प्रियदर्शी या प्रियदर्शी के रूप में, और चाणक्य का विष्णुगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो उनकी प्रतिष्ठा में कुल 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित। ऑप्शन नंबर बी। 1 सोमनाथ गुजरात, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, महाकालेश्वर मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, केदारनाथ, भीमशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ और नागेश्वर, रामेश्वर और घृणेश्वर महाराष्ट्र में। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो अकबर के दरबार में आया था पहला रॉल्फ फिंच। कौन आया था? रॉल्फ फिंच। वहीं हॉकिंस, ये जहांगीर के दरबार में आया था। हॉकिंग जो है जहांगीर के दरबार में आया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, सिख संप्रदाय का अंतिम शासक कौन था? तो सिख संप्रदाय का अंतिम शासक था राजा दिलीप सिंह। ऑप्शन नंबर ए। कौन थे? राजा दिलीप सिंह थे। पंजाब के सिखों के प्रभावशाली राजा रंजीत सिंह हुए। इनके बाद उत्तराधिकारी इनमें महत्वपूर्ण साबित नहीं हुए। इस साम्राज्य का अंतिम शासक था दिलीप सिंह, जो अल्पायु था, यानी बहुत कम समय के लिए। रानी जिंदल इसकी संरक्षिका बनी रही थी। अंग्रेजों ने 1849 ईस्वी में इसे पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया और पंजाब को ब्रिटिश राज में मिला लिया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही क्रमानुसार कौन? तो यानी कौन सा युद्ध पहले लड़ा गया था? तो इसका क्रम होगा अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, फिर वांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। तो ये देख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं अंबर का युद्ध कब हुआ था? यह 1779 में हुआ था। 1779 में हुआ था। यह युद्ध द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान हुआ था। यह युद्ध हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार की समस्या एवं यूरोपीय कंपनियों की महत्वाकांक्षा के कारण आरंभ हुआ था। हैदराबाद में सत्ता के 2 दावेदार थे, एक नासिर जंग और एक मुजफ्फर जंग। कर्नाटक में सत्ता के 2 दावेदार थे, अनवरुद्दीन और चंपा साहब। फ्रांसीसियों ने मुजफ्फरगंज एवं चंदा साहेब का साथ दिया। 1749 ईस्वी में अंबर की लड़ाई में फ्रांसीसी चंदा साहेब एवं मुजफ्फरगंज ने अनवरुद्दीन को मार डाला और चंदा साहेब को कर्नाटक का नवाब बनाया गया था। वहीं प्लासी का युद्ध हम लोग जानते हैं कब हुआ था? 23 जून 1757 को। और वांडीवास का युद्ध ये 1760 ईस्वी में हुआ था। और वहीं बक्सर का युद्ध हम लोग जानते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक सही सुलेमित नहीं है? तो कौन सही सुलेमित नहीं है? अंबेडकर इंडिपेंडेंस, यही सही सुलेमित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इंडिपेंडेंस जो है यह मोतीलाल नेहरू द्वारा लिखित है। मोतीलाल नेहरू द्वारा लिखित है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, 30 मई 1919 को अपना अलंकार ऑनर भारत सरकार को लौटाने वाला व्यक्ति कौन थे? तो 30 मई को अपना उपाधि जो था वो लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वह व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर।
जिन्होंने सर की उपाधि जिसे नाइटहुड कहते हैं, सर की उपाधि या नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। किस कारण? तो 1919 में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था जयप्रकाश नारायण। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण को 1942 में कैद करके, गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? हजारीबाग जेल में। कहाँ रखा गया था? हजारीबाग जेल में। और उन्होंने जेल से फरार होकर भूमिगत आंदोलन को संगठित किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो यह बड़ा निकोबार, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है? बड़ा निकोबार दक्षिणतम बिंदु, जिसे हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। वहीं भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। और वहीं भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल। और वहीं पूर्वी बिंदु है कितिबू, अरुणाचल प्रदेश में। कितिबू अरुणाचल प्रदेश में। और इसका पश्चिमी बिंदु हम लोग जानते हैं सर क्रीक, गुजरात में है। सर क्रीक गुजरात में है, जो गोरी माता या गुहार मोती भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट मिलता है? तो हम लोग जानते हैं नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलान बिंदु पर है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम दोद्दा बेटा है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोद्दा बेटा है, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। जबकि हम लोग जानते हैं अनायमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो असम कुल 7 राज्य से घिरा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। वो 7 राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा। ये जो है 7 राज्य से हमारा असम घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर सी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बेतुक जिले के मुल्तई शहर के निकट सतपुरा पहाड़ी से है, जो 724 किलोमीटर लंबे अपने मार्ग में अनुसरण करती है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए जाके अरब सागर में गिर जाती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो हम लोग जानते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ऑप्शन नंबर सी। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में लगभग 80% वर्षा होती है। और यह सबसे पहले केरल के तट पे टकराता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं है? तब बाण सागर बांध, ऑप्शन नंबर सी। बाण सागर बांध यह नर्मदा नदी पर नहीं है। वहीं नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत 30 बृहद, 30 बड़े और 135 मध्यम और 3000 लघु बांध का निर्माण किया गया है, जिसमें इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, वर्गी बृहद बांधों में से शामिल है। जबकि वान सागर जो है यह सोन नदी पर निर्मित है। सोन नदी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है? तो यह कहाँ पाया जाता है? यह तमिलनाडु के तट पे पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ? तमिलनाडु के तट पर पाया जाता है। ये जो है डेल्टाई क्षेत्र है, जिसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा आदि घाटी के बीच में पाया जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, कौन सा सुलेमित नहीं है? तो कौन सही सुलेमित नहीं है? देख लेते हैं। पोंडू, तो पोंडू ओडिशा सही है। मासा हिमाचल प्रदेश, ये गलत है। मासा जो हिमाचल प्रदेश नहीं, एमपी मध्य प्रदेश। मासा जो है मध्य प्रदेश की स्थानांतरण
कृषि का नाम है। पोनम केरल और झूम असम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? लोयस खनिज उत्पादन से संबंधित क्षेत्र है। बेलाडीला मध्य प्रदेश सही है। कमानगुंडी कर्नाटक ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी सिंहभू झारखंड ये सही है। मयूरभंज उड़ीसा ये भी सही है। आपको पता होना चाहिए देश के कुल हेमेटाइट लो अयस्क का भंडार 34% उड़ीसा के पास है। उसके बाद झारखंड के पास 23% है। झारखंड के पास 23%, जबकि मैग्नेटाइट लो अयस्क का भंडार 72% कर्नाटक के पास है। 72% कर्नाटक के पास है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ है? तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस इसका मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में है। ऑप्शन नंबर सी नागपुर में। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1948 में किया गया था। कब किया गया था? 1948 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कौन सही सुलेमित नहीं है? देख लेते हैं कौन सही सुलेमित नहीं है। श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही। थुम्बा केरल में बिल्कुल सही। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। वहीं पोखरण राजस्थान में है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो सर्वाधिक लंबी तट रेखा समुद्र तट रेखा किस देश की है? ऑस्ट्रेलिया की है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में कौन सा देश पाया जाता है? आइसलैंड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित देश है, जबकि फिनलैंड नॉर्वे स्वीडन आर्कटिक वृत्त से गुजरती है। वहीं अमेरिका जो अलास्का कनाडा ग्रीनलैंड नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड साइबेरिया विश्व के ऐसे देश है जहां से आर्कटिक वृत्त गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न है निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है? तो यानी कौन सही सुलेमित नहीं है? तो बर्लिन राइन यही गलत है। ऑप्शन नंबर ए बर्लिन जो है राइन नदी नहीं स्प्री नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? स्प्री नदी के किनारे। लंदन टेम्स न्यूयॉर्क एडसन और हडसन, न्यूयॉर्क हडसन और वियना डेब्यू नदी के किनारे। तो बर्लिन स्प्री नदी के किनारे है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसी के तहत जो है बर्मा को भारत से अलग राष्ट्र बनाया, अलग देश बनाया गया था। चलिए आप लोग बताएं 1935 के नियम से ही प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। बर्मा में ब्रिटिश शासन जो है बर्मा को ब्रिटिश शासन में मिलाया कब गया था? 1886 ईस्वी में। 1886 ईस्वी में। चलिए दोस्तों देखते अगला प्रश्न। प्रश्न है किस वर्ष जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो किस वर्ष अपनाया गया था जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में? तो 1950 को 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन और वंदे मातरम दोनों को जो है अपनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? तो अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा का कम से कम वर्ष में 2 बार। ऑप्शन नंबर बी लोकसभा का वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र बुलाना चाहिए, बुलाना होता है। ये संविधान में वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 85 के 1 के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। और कहा गया है राष्ट्रपति को सत्र बुलाने का अधिकार है, लेकिन संसद के 2 सत्रों के बीच
अधिकतम अंतराल 6 माह का होगा। अधिकतम अंतराल कितने दिनों का होगा? 6 माह का होगा। सत्र 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र जो फरवरी से मई, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद किस रीति के प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रित करती है? तो ये किस पे नियंत्रित करती है? तो ये करती है संसदीय समितियों के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों देखते अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को यानी गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो हम लोग जानते हैं गवर्नर जो है अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका निर्धारण जो है राज्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। वहीं केंद्र सरकार के तो वो जो है वो संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। चलिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? तो नीति आयोग। ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। वहीं उपर्युक्त नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है। इसका गठन जो है योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया था। 1 जनवरी 2015 को किया गया था। जबकि संघ लोक सेवा आयोग, इसका वर्णन संविधान का अनुच्छेद 315 में है। वित्त आयोग हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 280 में है। और निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है। अनुच्छेद 324 में है। अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो हम लोग जानते हैं यह अधिकार चुनाव आयोग को है। किसे है? चुनाव आयोग को है। चुनाव आयोग भारत के राजनीतिक दलों को 3 स्तर पर मान्यता देता है। एक राष्ट्रीय दल, एक प्रांतीय दल और एक पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त दल। चलिए दोस्तों देखते अगला प्रश्न। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुलेमित नहीं है? देख लेते हैं कौन सुलेमित नहीं है। दक्षिणी वायुसेना का कमान तिरुवनंतपुरम, बिल्कुल सही। पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम, ये भी सही है। आर्म्स कोर सेंटर एंड स्कूल जबलपुर, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी। ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र के अहमदनगर में। आर्मी मेडिकल कोर सेंटर एंड स्कूल लखनऊ, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, फूलों की घाटी अवस्थित है? बहुत बार देखे फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड के चमोली जिले में अवस्थित है। यह घाटी यूनेस्को द्वारा सन 1982 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया, जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का भाग है। वहीं केरल में शांत घाटी है। अगला प्रश्न है, कच्चीपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हम लोग जानते हैं कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यहूदियों के धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? तो यहूदियों के धार्मिक पुस्तक को तोहर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। यहूदियों के प्रार्थना स्थल को सिनेगॉग कहा जाता है और उनके प्रमुख धर्म ग्रंथ हैं तोहर, जिसे ईसाई ओल्ड टेस्टमेंट कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, आईएमएफ के एसडीआर बास्केट निम्नलिखित में से किस मुद्रा को 2016 से जोड़ा गया है? तो किस मुद्रा को? तो रेन मिमनी, ऑप्शन नंबर डी। चीन की मुद्रा युआन यानी रेन मिमनी को आईएमएफ के एसडीआर बास्केट में 5वीं मुद्रा के रूप में जोड़ा गया है। इसके अलावा जो 4 मुद्रा हैं डॉलर, यूरो, येन और पाउंड स्टर्लिंग है। भारत में
हाल ही में राष्ट्रीय आय के माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है? तो ये परिवर्तन किया गया है आधार वर्ष व गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। साथ ही जीडीपी के स्थान पर जीवीए ग्रोस वैल्यू एडेड की गणना की जाने लगी है। अतः आधार वर्ष एवं गणना वर्ष दोनों में बदलाव किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है मैथ का। प्रश्न है एक पुरुष एक महिला एक लड़का, एक पुरुष एक मैन एक वुमेन और एक बॉय एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 25 दिन में पूरा करते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन दो महिला 2 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं। तो एक पुरुष और एक लड़का कितने दिनों में शेष कार्य करेंगे? तो इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम होगा 100। इसका एलसीएम कितना होगा? 100। तो ये 10 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। तो हम लोग देख लेते हैं। तो 2 दिन में कार्य कुल कितना होगा? तो 2 दिन में, तो एक दिन का कार्य हुआ 10, 5, 15 और 4, 19। तो 2 दिन में कितना कार्य होगा? 38 कार्य होगा। 100 कार्य करना है तो 38 कार्य हो चुका है। बचा कितना कार्य? 62 कार्य। और करना किसे है 62 कार्य? ये करना है मैन यानी पुरुष को और लड़का को। तो 10 और 4 14। तो 62 को हम लोग 14 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 31/7। 31/7 दिन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है किसी आयत की भुजाओं की मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक समचतुर्भुज बनाया गया है। यदि आयत का क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर बता देते हैं। तो हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल इसमें दिया हुआ है। मान लेते हैं ए उसकी लंबाई और बी चौड़ाई है। तो इसका क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। वहीं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो हाफ ए बी। तो इसका अगर हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 104/2। तो इसका आंसर हो जाएगा 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। 52 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है एक ट्रेन 45 मीटर की दूरी को 3 सेकंड में तय करती है। तो ट्रेन किलोमीटर प्रति घंटा में ट्रेन की गति क्या होगी? तो किलोमीटर प्रति घंटा में ट्रेन का गति निकालना है। तो हम लोग गति पहले निकाल लेते हैं। गति बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है। गति बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो 45/3 ये मीटर पर सेकेंड में है। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 18/5 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड कर लेते हैं। 5 नंबर 45, 6 तिया 18। तो इसका 9 छक 54 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है यदि ए का वेतन बी के वेतन के 3/5 गुना है और सी का वेतन बी के वेतन का 2/3 गुना है तो ए और सी का अनुपात क्या होगा? तो अनुपात निकालते ए बी सी। अगर इसे हम लोग निकालते हैं तो ये दिया हुआ 5 और ये दिया हुआ 3 और वहीं इसका बी और सी का अनुपात दिया हुआ 3:2। तो इसका तीनों का ए बी सी का अनुपात अगर निकालेंगे तो 15, 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। 15, 9 और 6 इसका अनुपात निकलेगा। तो हम लोग को निकालना है ए और सी का अनुपात। तो 15/6, 15:6। इसे काट लेंगे हम लोग 15/6। इसे 3 से काट लेंगे 3 और 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 5, 3 से कटेगा 5:2। तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यह भी मैथ से है। 2000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4000 हो जाती है तो वह राशि कितने वर्षों में 8000 हो जाएगी? तो इसे हम लोग फॉर्मूला पे बैठा लेते हैं। ए बराबर P × 1 + R/100 × T यानी पावर में T। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ए 4000 और शुरू में जो मूलधन था वो 2000। इसे अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा मान निकल जाएगा 4। यहाँ से मान मेरा कितना निकल जाएगा? 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है फूलों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो फूलों के खिलने और बंद होने की क्रिया
अनुकुंचन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए अनुकुंचन कहलाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सूर्य का समीपतम ग्रह है, तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है सूर्य के सबसे निकट। अगला प्रश्न है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो हम लोग जानते हैं कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। और इसकी खोज किसने किया था? ऑल्टमैन ने किया था। किसने किया था? ऑल्टमैन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने। ऑप्शन नंबर ए किसने दिया था? आइंस्टीन ने। इन्होंने E बराबर एम सी स्क्वायर दिया था और सापेक्षता का सिद्धांत के कारण ही आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग है, तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। ऑप्शन नंबर बी 1/81 है। जबकि गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण 1/6 है। कितना है? 1/6 है। वहीं अगर पूछा जाए चंद्रमा का पृथ्वी से दूरी कितना है, तो चंद्रमा का पृथ्वी से कितना दूरी है? 3,84,400 किलोमीटर। 3,84,400 किलोमीटर दूरी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, सिक्के का अध्ययन कहलाता है, तो सिक्के का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। 7 से कम जिसका पीएच मान होता है वह अम्लीय होता है और 7 से अधिक जो होता है वह क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? तो वन एंजाइम का विचार दिया था वीडल एंड टेटम ने। ऑप्शन नंबर सी वीडल एंड टेटम ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब कांच से गुजरेगी तब। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी प्रकाश की गति ठोस में न्यूनतम होगी जबकि वे सघन होते हैं, और निर्वात में अधिकतम होगी क्योंकि निर्वात सबसे कम सघन माध्यम होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। मानव शरीर में आहार यानी भोजन मुख्यतः में पचता है, तो भोजन का सबसे अंतिम और पाचन किस में होता है? तो छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत में होता है। आंतों में ग्रंथियां भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। छोटी आंत विटामिन B12, मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम व प्रोटीन का अवशोषण करती है। भोजन से 90% पोषक तत्व ले लेती है। और वहीं बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया था? पाउली ने किया था। ऑप्शन नंबर बी किसने किया था? पाउली ने किया था। वहीं हम लोग बात करें न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। किसने किया था? चैडविक ने किया था। वहीं बात कर लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन, तो जे थॉमसन ने किया था। अगला प्रश्न है, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो कल्पना चावला का जन्म ये कहाँ हुआ था? हरियाणा के करनौल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हरियाणा के करनौल में हुआ था। कल्पना चावला, इनका जन्म 17 मार्च 1962 को हुआ था। 17 मार्च 1962 को हुआ था। अगला प्रश्न है, ग्लूकोमा व ट्रेकोमा किस अंग का रोग है? तो ग्लूकोमा और ट्रेकोमा ये आंख का रोग है। किसका रोग है? आंख का रोग है। ग्लूकोमा को काला मोतियाबिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? काला मोतियाबिंद कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, एक तरल किसी सिलिंडराकार पाइप में धारा रेखीय रीति से बह रही है। पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिच्छेदिका होगा, तो कैसा होगा? तो ये डी नंबर। कैसा होगा? ये
किसी सिलेंडराकार पाइप में बह रही तरल की गति पाइप के पास कम तथा पाइप से दूर जाने पर इसकी गति बढ़ जाएगी। तो कैसा होगा? ये डी, इस आकृति जैसा होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो कमरे को कैसे? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। एसी और रेफ्रिजरेटर के काम करने का तरीका एक जैसा होता है। इसमें इस्तेमाल होने वाली गैस को रेफ्रिजरेंट्स कहा जाता है। ये ऐसे तरल पदार्थ होते हैं जो फ्रिज और कमरे की गर्मी को बाहर के वातावरण में फेंकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन गैस का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान है, यानी सबसे अधिक किसका योगदान है, उसके बाद किसका योगदान है? तो सबसे अधिक योगदान होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके बाद मीथेन का 26% कार्बन डाइऑक्साइड, 4% मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड 1.5% और जलवाष्प और उसके बाद जो है अन्य गैसें, उसके बाद अन्य गैसें जो है 0.1%। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, एंथोफोबिया निम्न का डर है। तो एंथोफोबिया किसका डर है? पुष्पों का। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। एंथोफोबिया का डर फूलों का डर है, जबकि साइनोफोबिया कुत्तों का डर है, जबकि पायरोफोबिया अग्नि का डर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है। तो इसका संबंध किससे है? मानव जीनोम तथा उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से। ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते अगला प्रश्न। प्रश्न है, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई? तो ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे। ऑप्शन नंबर बी, शिंजो आबे। ये 2006 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान के सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि उन्होंने उसी साल इस्तीफा दे दिया था। फिर 2012 से 2020 तक जापान के प्रधानमंत्री रहे थे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? तो ये उत्तराखंड बना है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड नई शिक्षा नीति लागू कर दिया गया है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना, जहां पहली बार स्कूली शिक्षा में प्राइमरी एजुकेशन में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने बाल वाटिकाओं का उद्घाटन कर सूबे में नई शिक्षा नीति का औपचारिक शुभारंभ किया है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू को भारत के कितने राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो द्रौपदी मुर्मू को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी अभी 15वें प्रधानमंत्री हैं। 15वें प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार थी द्रौपदी मुर्मू, जिनको 64.03% मत मिला। इतना मतों से विजयी हुई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, आईएमएफ के हालिया अपडेट जुलाई 2022 के अनुसार 22-23 के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान कितना है? तो ये अनुमान दिया है 7.4% रहने का। ऑप्शन नंबर डी, 7.4% रहने का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पहली बार एआई संचालित डिजिटल लोक अदालत लॉन्च किया है? तो ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? राजस्थान ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उदय उमेश ललित ने राजस्थान के 8वीं अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान देश की पहली एआई संचालित डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है, टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सबसे शहर है? तो ये किस देश का राजधानी? तो ये है स्कॉटलैंड का राजधानी।
ऑप्शन नंबर सी। स्कॉटलैंड का राजधानी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है। इसके बाद शिकागो, मेडेलिन, ग्लासगो, एम्स्टर्डम, प्राग और माराकेच का स्थान है। चलिए, और भारत में एकमात्र शहर मुंबई 14वें स्थान पर रहा, जबकि दिल्ली 26वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, भारत में वैश्विक मीटेल उत्पादन का हिस्सा है तो कितना हिस्सा है? तो यह है 15%। ऑप्शन नंबर डी। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विश्व में 41% मिलेट्स उत्पादन में अकेले भारत करता है। 41% अकेले भारत करता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में रही राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित एक प्राचीन स्थल है? राखीगढ़ तो ये किस राज्य में है? तो ये है हमारा हरियाणा में। और भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल सिंधु सभ्यता का राखीगढ़ी है। कौन सा है? राखीगढ़ी है। चलिए दोस्तों, देखते अगला प्रश्न है, भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? तो ये किस राज्य में? ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में खोला जाएगा। लद्दाख में डार्क स्काई रिजर्व 2022 तक तैयार हो जाएगा। डार्क स्काई रिजर्व, जिसे नाइट स्काई अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसे विशेष रूप से रात्रि के वातावरण और सितारों वाली रातों के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो हम लोग जानते हैं किसे चुना गया है। ये चुना गया है लीज ट्रस को। ऑप्शन नंबर ए, लीज ट्रस को यूनाइटेड किंगडम का 56वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, भारत में हर साल अगस्त क्रांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अगस्त क्रांति दिवस ये किस तिथि को मनाया जाता है? 8 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ओएनडीसी ने संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लिए किस नियामक निकाय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किसके साथ किया है? सीडीबी के साथ किया है। ऑप्शन नंबर सी। वहीं ओएनडीसी की बात करें, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इसका फुल फॉर्म है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? सुभाष घई को। किसे? प्रसिद्ध बॉलीवुड निर्देशक है सुभाष घई, इन्हें सम्मानित किया गया है। उन्हें कर्ज, विश्वनाथ, परदेश, खलनायक जैसी प्रतिष्ठित फिल्मों के लिए जाना जाता है। निर्देशन को वर्षों से भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? कोलकाता को। ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता को। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को 100 साल के अंतराल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। ये नागालैंड राज्य में। ऑप्शन नंबर सी। 100 साल बाद नागालैंड को दूसरे रेलवे स्टेशन मिला है। सोखुबी रेलवे स्टेशन से डोनी पोलो एक्सप्रेस को राज्य के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन प्रतिदिन असम के गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन के बीच चलेगी। पहला रेलवे स्टेशन दीमापुर रेलवे स्टेशन है जो 1909 में स्थापित हुआ था नागालैंड में। पहला 1903 में हुआ था और दूसरा अभी मिला है सोखुबी रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नदियों के सतत विकास के लिए नए मॉडल का क्या नाम है? तो नए मॉडल का नाम है अर्थगंगा। ऑप्शन नंबर ए, अर्थगंगा। स्वस्थ गंगा के राष्ट्रीय मिशन के प्रमुख ने हाल ही में
स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 2022 को अपने संबोधन के दौरान अर्थ गंगा मॉडल का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? तो भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? पंकज त्रिपाठी को। ऑप्शन नंबर बी, पंकज त्रिपाठी को। उन्हें युवा मतदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए चुनाव आयोग के साथ जुड़ने के लिए सम्मान के लिए चुना गया है। यह घोषणा मुख्य चुनाव आयुक्त ने किया है। अगला प्रश्न है, हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? तो कौन सा यूनिवर्सिटी ने इसे बनाया है? तो गुजरात विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला उद्यमियों के लिए गुजरात विश्वविद्यालय का स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट्स लॉन्च किया है। स्टार्टअप महिला उद्यमियों के लिए एक पहल है और गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप और उद्यमिता परिषद के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। अगला प्रश्न है, यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में विदेशी छात्रों के लिए सीटों की प्रतिशत सीमा कितनी है? तो विदेशी छात्रों के लिए कितनी है? 25%। ऑप्शन नंबर सी, 25%। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अमेरिका ने किया। किसने किया है? अमेरिका ने किया। अमेरिका ने एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की और फिजी, मार्शल द्वीप, पपुआ न्यू गिनी, टोंगा सहित 1 दर्जन से अधिक प्रशांत द्वीपों के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? मिशन लाइफ लॉन्च किया है। तो किस राज्य में? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। मिशन के अनुसार भारत के नेतृत्व वाले वैश्विक जन आंदोलन होने की उम्मीद है जो पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहन देगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने शांति सैनिकों के लिए अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? तो ये किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है भारत ने। ऑप्शन नंबर डी, भारत ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का क्या नाम है? तो 5वीं पनडुब्बी का क्या नाम है? तो नाम है आईएनएस वागीर। ऑप्शन नंबर सी, आईएनएस वागीर। परियोजना 75 की 5वीं पनडुब्बी आईएनएस वागीर कलवरी क्लास पनडुब्बी यार्ड 11,879 को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है, जिसको प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन शैली के पनडुब्बियों में से 5वीं है, जिसका निर्माण पूर्ण स्वदेशी रूप से किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का क्या नाम है? तो इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है आईएनएस मोरमुगाओ। ऑप्शन नंबर ए, आईएनएस मोरमुगाओ। अगला प्रश्न है, किस टीम ने फीफा विश्व कप 2020 का खिताब जीता है? तो फीफा विश्व कप 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये अर्जेंटीना ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मिसेज वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता है? मिसेज वर्ल्ड 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सरगम कौशल ने। ऑप्शन नंबर ए, सरगम कौशल ने जीता है। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2022 की बात हो रही है, तो गोल्डन बॉल 2022 का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है लियोन मेसी को। ऑप्शन नंबर डी, लियोन मेसी को। बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। ऑप्शन नंबर ए, भोला पासवान शास्त्री, जो 22 मार्च 1968 को मुख्यमंत्री बने थे। प्रश्न है, उग्र तारा स्थान शिव शक्ति सर्किट किस जिले में स्थित है? यह सहरसा जिले में स्थित है।
उग्र तारा मंदिर सहरसा के महिषी प्रखंड के महिषी गांव में सहरसा स्टेशन से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह प्राचीन मंदिर है। भगवती तारा की मूर्ति बहुत पुरानी है और दूर दूर से भक्त को यह आकर्षित करती है। अगला प्रश्न है, कुशेश्वर स्थान शक्तिपीठ किस जिले में है? तो ये दरभंगा में है। किस जिले में है? दरभंगा में है। और कुशेश्वर, यहाँ पे कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ये ऐसी पहली महिला थी जिसे भारत की स्वतंत्रता के बाद किसी भी राज्यपाल का राज्यपाल बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी पिछले 200 वर्षों में 150 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हुई है? यह कौन सी नदी है? कोसी नदी। हम लोग जानते हैं यह मार्ग बदलने के लिए फेमस है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस सम्मेलन को वियना सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है? तो किस सम्मेलन को? मानव अधिकारों पर द्वितीय वैश्विक सम्मेलन 1993 में हुआ था। इसे वियना सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न है, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत कौन सी मोबाइल ऐप सुविधा बिहार सरकार ने लॉन्च किया है? इस ऐप के जरिए किसान घर बैठे अपने मोबाइल से कृषि उपकरणों की बुकिंग कर सकेगा। तो यह ऐप का क्या नाम है? हायरिंग मोबाइल ऐप, ऑप्शन नंबर ए। इसका नाम है हायरिंग मोबाइल ऐप। बिहार के सहकारिता मंत्री है सुरेंद्र प्रसाद यादव। उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है। अगला और अंतिम प्रश्न है, 9 अक्टूबर 2022 को जारी केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने जिले के भूजल में यूरेनियम की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक होने का पता चला है? तो लगभग 9 जिले, ऑप्शन नंबर सी, 9 जिले। जिन जिलों में यूरेनियम 30 ppb से अधिक मिला है वह जिले हैं सारण, भभुआ, खगड़िया, मधेपुरा, नवादा, शेखपुरा, पूर्णिया और किशनगंज और बेगूसराय। यह 9 जिलों में मिला है। दोस्तों ये था क्राउन का बेहतरीन सेट। इसमें 20 सेट है। 20 सेट हम लोग इसी तरह से देखेंगे जिसमें करंट भी है, मैथ भी है, यानी फुल एक दरोगा का सेट है। तो पूरा वीडियो आप लोग अच्छा से देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद।